हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। DC circuit and measurement. An electric cell is a source of electrical energy which maintains a continuous flow of charge in a circuit. इलेक्ट्रिक सेल किसे कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सेल होता है एक ऐसा सेल जो कि हम लोग का जो कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मेंटेन करता है किसी भी अप्लायंस के लिए, ठीक है ना। तो किसी भी अप्लायंस के लिए मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टोटल मतलब वर्किंग, हम लोग को जो भी वर्किंग अप्लायंस को वर्कआउट कराता है कोई भी सेल अपनी एनर्जी दे करके, किस तरह से वो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है और वो अप्लायंस को वर्कआउट कराता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, जिससे कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करके आता है और अप्लायंस वर्कआउट करता है। Now, what is electromotive force? EMF. Work done by the cell in forcing unit positive charge to flow in the whole circuit, including the cell. Electromotive force हम लोग किसे कहते हैं? Work done by the cell, जो वर्क सेल करता है कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने के लिए टोटल सर्किट में, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय E इक्वल्स टू dW/dQ. SI यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। तो SI यूनिट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या होता है? जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। Now, what is terminal potential difference? The potential difference applied across terminals of battery, or it is the work done to carry a unit positive charge through an external circuit. When the key is open, then the value of EMF is equal to the terminal potential difference, and in a closed circuit, the value of EMF is greater than the terminal potential difference. So, terminal potential difference हम लोग किसे कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल में से जिसका डिफरेंस जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब सेल क्लोज होता है, मतलब जब सेल क्लोज होने का मतलब व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड एंड द सेल इज नॉट डूइंग एनी फंक्शन, एट दैट टाइम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल होता है। मगर जब सेल वर्क कर रहा होता है इन क्लोज सर्किट, उस टाइम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है ईएमएफ। ओके, नाउ व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? देखिए, हम लोग को सबको पता है कि एक सेल के अंदर एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, दो ठो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वर्कआउट करते हैं। सो द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय दैट इलेक्ट्रोलाइट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द सेल। दो प्लेट्स के बीच के सेपरेशन से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो प्लेट्स यानी कि हमारे इलेक्ट्रोड्स डिप्ड हैं उनके एरिया पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जब भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है? थर्मल एनर्जी इंक्रीज करता है। थर्मल एनर्जी इंक्रीज करने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, आयन सब रैपिडली फ्लो करते हैं। इस रैपिड फ्लो के कारण वो लोग ज़्यादा टकराते हैं और इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। नाउ रिलेशन बिटवीन E एंड V। dW इक्वल्स टू E dQ इक्वल्स टू E I dt, dQ इक्वल्स टू I dt, dW एक्सटर्नल इक्वल्स टू V dQ इक्वल्स टू V I dt, dW इंटरनल इक्वल्स टू I R I dt। हम लोग को सबको पता है कि वर्क को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज लिख सकते हैं, और या फिर करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो करंट स्क्वायर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू टाइम, एक्सक्यूज मी, सो I स्क्वायर R dt लिखा जाता है। नाउ dW इक्वल्स टू dW एक्सटर्नल प्लस dW इंटरनल, दिस इम्प्लाइज EI dt इक्वल्स टू VI dt प्लस I स्क्वायर R dt इम्प्लाइज
फिर देखिए हम लोग कॉमन चीज़ों को सबको काट करके क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन हम लोग का क्या रिप्रेजेंट करना है कि जब सेल क्लोज सर्किट में रहता है उस टाइम EMF जो है ज़्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। E is greater than V. So V equals to E minus IR. मतलब EMF minus internal resistance is the terminal potential difference. So मैंने conclusion में भी बहुत अच्छे से लिख दिया है. Therefore, when the cell is giving current, the potential difference across its plate is less than its EMF E by the factor IR. ये important statement है और ISC में भी आ सकते हैं. EMF is the characteristic of each cell and its value remains constant for the cell while the terminal potential difference goes on decreasing on taking more and more current from the cell. ठीक है? Now since V equals to E minus IR मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होता है, तो हम लोग R को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और देखिए स्मॉल आई को भी तो हम लोग V बाई आर लिख सकते हैं ओहम्स लॉ से। सो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड फॉर्मूला का मेरा डिराइवेशन भी बहुत सिंपल है। V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर मीन्स EMF इक्वल्स टू मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर मतलब बाहर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस इंटू आई इंटू स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। सो E इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं और उसका यूजेस पढ़ा है, उस तरह से मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी पढ़ाऊंगी और बहुत ईजी वे में आपको उन लोग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझा दूंगी। सो सीरीज में जब हम लोग सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो देखिए उसका सबका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है और सबका नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। यू हैव टू शो द सेम डायग्राम इन व्हेन यू आर गिविंग योर ISC एग्जामिनेशन। ओके, नाउ टोटल EMF ऑफ द सेल इज समेशन E। सब EMF को हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज NE, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब सेल्स का EMF E लिया है, इसलिए मेरा टोटल EMF ऑफ द सेल्स है NE। नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो द समेशन R, क्योंकि सिंस सब सेल सेम है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, दैट इज समेशन R इक्वल्स टू NR। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज स्मॉल NR प्लस कैपिटल R। So I equals to NE by NR plus capital R. If NR is less than capital R, then I equals to NE by R। मतलब अगर ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो I जो कि करंट है उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NE by कैपिटल R। Therefore I increases, इसलिए करंट बढ़ जाता है और ये एडवांटेज है। इफ कैपिटल R इज मच लेस देन NR, मतलब ये फैक्टर अगर बहुत स्मॉल है तो I इक्वल्स टू E बाई आर। तो सेम करंट इज ऑब्टेन बाय सिंगल सेल्स एज बाय मेनी सेल्स। इसका मतलब इन सब सेल्स को यूज करने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, एक सेल जितना करंट देगा वही ये सारे सेल्स मिलकर के भी करंट मुझे दे रहे हैं। Now when cells are connected parallelly to each other, now each cell is connected parallelly with the resistance R. So total EMF of the cell is E. Since parallelly connected तो EMF सबका सेम रहेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, 1/R/EQ, यानी कि मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रही हूँ। तो वो क्या होगा, 1/R प्लस 1/R डॉट 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 1/R इक्वल्स टू N/R। सो R मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कैपिटल स्मॉल r बाय n। ठीक है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू r बाय n प्लस कैपिटल R। कैपिटल R ये लोड है, यहाँ पे जो लोड है उसको कैपिटल R बोल रहे हैं, तो सो स्मॉल r बाय n प्लस कैपिटल R। तो I क्या हो जाएगा मेरा, I इक्वल्स टू E बाई R बाई n प्लस R। इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखी हूँ मैं। और अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल्स का बहुत कम है तो क्या होगा, ये फैक्टर को हम लोग हटा सकते हैं, यानी कि I इक्वल्स टू E बाई आर। देयरफॉर करंट ड्रॉन विल बी द सेम एज ड्रॉन बाय द सिंगल सेल। सो अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जब पैरेलल कनेक्शन में है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है कोई भी सेल का, तो वो उतना ही करंट देगा जो जितना कि एक सेल देगा। ठीक है, इसलिए इस टाइम एक सेल और बहुत सारे सेल्स का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर
इफ़ एन आर इज़ वेरी लेस देन कैपिटल आर, अगर ये वाला फैक्टर हम लोग हटा सकते हैं बहुत छोटा बोल करके, तो आई जो है एन ई बाई आर, दैट इज़ आई इंक्रीजेज। मतलब अगर मेरा बाहर वाला लोड बहुत ही ज़्यादा कम है, एन से मल्टीप्लाई करने पे बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा ये सब सेल्स का यूज़ करने में। ओके, नाउ व्हाट इज़ मिक्स्ड ग्रुपिंग? मिक्स्ड ग्रुपिंग मीन्स व्हेन जब हम लोग बहुत सारे सेल्स को सीरीज़ के साथ साथ इसमें भी ये कर रहे हैं, रोज़ में और कॉलम्स में हम लोग जब सेल्स का कनेक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग को किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है और क्या होता है इसका फ़ायदा। देखिए, एम रोज़ है, मतलब रोज़ एम है, उसमें एम सेल्स है, और एन कॉलम्स है जिसमें एन सेल्स है। ठीक है, एम रोज़ और एम सेल्स ईच एंड एवरी रो में, और एन कॉलम्स एन सेल्स। ठीक है, therefore 1 by r even equals to 1 by r plus 1 by r plus dot 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 plus 1 by r मीन्स आर इक्विवेलेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, जब हम लोग का इसमें सीरीज़ में है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग किस तरह से फाइंड करें, उस तरह सीरीज़ के लिए हम लोग यूज़ करके इस तरह से बैठा दे रहे। तो 1 बाई आर इवन इक्वल्स टू स्मॉल एम बाई स्मॉल आर, दिस इम्प्लाइज आर इवन इक्वल्स टू आर बाई एम। आर ई टू मतलब रेजिस्टेंस अब कॉलम वाइज फाइंड करने पे हम लोग को क्या हो जाएगा, आर बाई एम प्लस आर बाई एम प्लस आर बाई एम करके आर ई टू निकलेगा हम लोग का एन आर बाई एम। सो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये जो बाहर वाला लोड है, प्लस एन आर बाई एम। सो टोटल ई एम एफ इक्वल्स टू एन ई, टोटल ई एम एफ हम लोग का एन ई हो जाएगा। देयरफॉर आई इक्वल्स टू एन ई बाई आर प्लस एन बाई एम आर। इसका मतलब एम इंटू एन इंटू ई बाई एम आर प्लस एन आर। सो अब हम लोग को इक्वेशन जो मिल गया है, फ्रॉम इक्वेशन अगर ये क्वांटिटी सबसे बहुत कम हो जाता है, ये क्वांटिटी कोई ऐसा टाइम पे आके सबसे कम हो जाता है, तो मेरा आई जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब करंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ऐसा कब होगा, जब हम लोग इसको अच्छे से फॉर्मेट में लिख के समझा सकेंगे। तो एन आर प्लस एम आर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, जब इसको स्क्वायर करेंगे और तब ये भी हट जाएगा और इसका स्क्वायर करके यही क्वान्टिटी आएगा। ठीक है, सो व्हेन दिस फैक्टर बिकम्स ज़ीरो, तो सिर्फ यही फैक्टर रह जाता है, और ये फैक्टर जब ज़ीरो हो जाएगा तो सिर्फ यही फैक्टर रह जाएगा। मतलब वी विल गेट द मोस्ट एडवांटेज फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन आर प्लस एम आर इज व्हेन एन आर रूट ओवर एन आर माइनस रूट ओवर एम आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दैट इज व्हेन कैपिटल आर इक्वल्स टू एन आर बाई एम। मतलब जब बाहर वाला लोड जो है वो एन आर बाई एम हो जाएगा, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा करंट मिलेगा इस कॉम्बिनेशन से। नाउ वी आर गोइंग टू टीच किरचॉफ्स लॉ। So what is the Kirchhoff's law? Kirchhoff's current law. In an electric circuit, the algebraic sum of current meeting at any junction is zero. When applying this law, the currents entering the junction are taken as positive, while those leaving the junction are taken as negative. Now, what's Kirchhoff's first law is saying that जब हम लोग कोई भी करंट को एक पॉइंट पे एंटर करा रहे हैं, तो ये जो करंट है ना, ये जो पॉइंट्स पे एंटर कर रहा है, इन सब का समेशन, मतलब ये अगर I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू ज़ीरो। यही किरचॉफ्स लॉ का किरचॉफ्स फर्स्ट करंट लॉ कह रहा है। मतलब जब कोई सब करंट मिलके एक जंक्शन पे मीट करते हैं, तो उसका समेशन ज़ीरो हो जाता है। The sum of currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction। ठीक है ना, इसका मतलब I4 का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। ठीक है, in other words, when a steady current flows in a circuit, then there is neither any accumulation of charge at any point in the circuit nor any charge is removed from there. This law is simply the statement of conservation of charge. Now I am going to understand you that ये क्या बोल रहे हैं ना कि I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इतना तो बात आप लोग समझ गए। इसके कहने का मतलब क्या है, जब तार में करंट बहता है ना, मतलब जब करंट फ्लो करता है, तब कोई भी वायर का कोई भी पॉइंट पे जो करंट मतलब जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट भी नहीं होता, और तार का कोई भी पॉइंट से मतलब उस पॉइंट से आयंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्लो ऑफ करंट को रिमूव भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सिंपली एक
बात है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बात है। तो आप लोग को जब भी अगर पूछा जाए कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है किरचॉफ्स करंट लॉ, देन यू विल ऑलवेज राइट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ये लॉ। नाउ सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. Now, what Kirchhoff's voltage law say is that the algebraic sum of charges in potential around any closed resistance loop is zero. Summation del V equals to summation IR. तो ये लॉ क्या बोलता है कि कोई भी क्लोज सर्किट में जो सपोज ये E है और करंट को हम लोग A B C D से फ्लो करवा रहे हैं। तो देखिए ये I करंट दे रहा है और ये EMF E है। तो ये क्लोज सर्किट में जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो प्लस E ले रहे हैं और फिर ये करंट जो है करंट के डायरेक्शन में I जा रहा है, मतलब माइनस I इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस सॉरी ये R है, सॉरी ये R ले इक्वल्स टू ज़ीरो। तो E माइनस IR इक्वल्स टू ज़ीरो। ये सिंपली यही स्टेट कर रहा है कि कहीं पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा इक्वल हो रहा है। इन अप्लाइंग दिस लॉ, चेंज इन पोटेंशियल डेल V across a resistance R is taken as negative. We go down with current in direction of current and as positive when we go up against the current. यहाँ पे देखिए हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे, ये करंट ऐसे जाएगा ना पॉजिटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता है, ऐसे करके जाता है। तो मैंने देखिए I को नेगेटिव लिया है, माइनस IR लिया है, ठीक है ना। तो जब हम लोग करंट के साथ जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं और जब करंट के उल्टा डायरेक्शन में, मतलब अगर हम लोग इस तरफ से जा रहे होते, लूप ADCB में जा रहे होते, तब हम लोग करंट को पॉजिटिव लेते, ठीक है ना। We go through a cell of EMF E from negative terminal to positive terminal. Del V is plus E. और जब हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे, देखिए हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव में गए थे ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डेल वी इक्वल्स टू माइनस ई, और नेगेटिव तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब E इक्वल्स टू IR होगा, है ना। तो वही है कि हम लोग जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे, जब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे इस तरफ से जा रहे होते तो हम लोग उसको E को पॉजिटिव लेते। इन algebraic sum of potential charges were not zero, we could continuously gain energy by circulating current in particular direction. अगर हम लोग ऐसा ये रूल ऐसे अगर ये चीज़ प्रूवन नहीं होती, ये चीज़ नहीं होता ना, तो हम लोग हमेशा जब भी करंट को फ्लो करवाते तो हम लोग को गेन इन एनर्जी मिलता, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये लॉ कुछ भी नहीं बल्कि सिंपली एक स्टेटमेंट है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है ना। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्लीज टेल दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये लॉ बेस्ड है। Now we are going to read about devices. Galvanometer. It is used in electrical circuit to detect current in experiment to determine the null point. बहुत सारे बच्चों ने फिज़िक्स का ये वाला एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर लिया होगा जिसमें हम लोग को नल पॉइंट फाइंड करना पड़ता है ब्रिज पे, ठीक है ना। तो वही गैल्वेनोमीटर पे वही डिवाइस है जो कि नल पॉइंट फाइंड करता है हमारे सर्किट का। Shunt. To save galvanometer from burning due to excessive current heat, a thick copper wire is connected in parallel with its coil and that is called shunt. हम लोग सब ये बात जानते हैं ना कि गैल्वेनोमीटर एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव होने का मतलब उसमें हाई करंट और लो करंट्स में बहुत जल्दी उसमें आ जाता है डेविएशन। सो इसलिए शंट जो होता है वो इतना सेंसिटिव डिवाइस होता है तो वो बहुत जल्दी बर्न आउट कर जाता है अगर हम लोग उसमें ज़्यादा हल्का सा भी ज़्यादा करंट मतलब उससे जाए तो इसलिए हम लोग उसके साथ एक पैरेलल कनेक्शन में हम लोग उसके साथ एक कॉपर वायर कनेक्ट करते हैं। अब मेरे को बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि पैरेलल में इसका कनेक्शन क्यों किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन करने पे सिंस थिक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो मेन जो करंट होता है वो उसमें से चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग शंट का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज एमीटर? एमीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में
और एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आईएससी में आ सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक आइडियल एमीटर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 होता है। नाउ हम लोग गैल्वेनोमीटर को भी एमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी कनेक्ट शंट विथ इट। ठीक है। तो चलो ये देखते हैं हम लोग कैसे उसका डायग्राम बना रहे हैं। ये जो करंट है वो IG से जा रहा है, ये मतलब गैल्वेनोमीटर से IG करंट जा रहा है, और इसके पैरेलल से तब क्या जाएगा, I माइनस IG करंट फ्लो करेगा किससे, शंट से। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कनेक्शन में है रेजिस्टेंसेस गैल्वेनोमीटर और शंट, तो इसका मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो IG इंटू जी, यानी कि ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम होगा ना, तो IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। सो एस क्या होगा, G इंटू IG बाई I माइनस IG। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज गो थ्रू इट केयरफुली। Voltmeter. It is an instrument used to measure potential difference between 2 points in electrical circuit. हम लोग सबको पता है वोल्टमीटर का क्या यूज़ है। वोल्टमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी 2 पॉइंट सर्किट का कोई भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। एक आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ओके, नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। While converting a galvanometer into voltmeter, we need to connect a resistance in series with the galvanometer. Galvanometer के साथ सीरीज में कनेक्शन रहता है, ठीक है ना, लोड का, तब हम लोग उसको वोल्टमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। करंट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। सो IG मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर का वैल्यू क्या होगा, G IG बाई V बाई G प्लस R। G प्लस R क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस है, सीरीज में रेजिस्टेंस का समेशन, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, V माइनस GIG बाई IG। ओके, so we can detect the unknown resistance. Now what is potentiometer? Potentiometer is a very important device in your ISC physics. Potentiometer, it is an accurate device used to measure potential difference between 2 points in circuits. पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है EMF बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। ये नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। EMF मेजर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि EMF जो मेजर होता है ब्रिज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर से। नाउ पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। Sensitivity of potentiometer, it is the potentiometer circuit on displaying the jockey slightly from the null point. हल्का सा भी डिफ्लेक्शन होगा null point से, a large deflection is observed, then the potentiometer is said to be sensitive, ठीक है ना। Sensitivity depends on the potential gradient. Smaller the potential gradient, larger is the sensitivity. Potential gradient मतलब slope जितना छोटा स्लोप होगा उतना बड़ा सेंसिटिविटी का वैल्यू आएगा। सुपेरियोरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक बहुत सुपेरियर डिवाइस है गैल्वेनोमीटर के मुकाबले, और ये भी क्वेश्चन ISC में कॉमन है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज एन आइडियल गैल्वेनोमीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एज इट मेजर्स EMF इन एन ओपन सर्किट दैट इज नल पॉइंट। पोटेंशियोमीटर जो है वो आइडियल गैल्वेनोमीटर की तरह वर्क करता है ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और वो मेजर करता है EMF इन ओपन सर्किट दैट इज नल पॉइंट पे। एरर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज वेरी लेस, बहुत कम एरर होता है उसका, और उसका मैक्सिमम एरर, मुश्किल से एरर भी 1 मिलीमीटर का होता है। नाउ कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स मैं सिंपल वे में आपको एकदम समझाऊंगी। देखिए, डिवाइसेस का जो एंड पॉइंट्स होता है ना, उसमें किस तरह से दिया हुआ रहता है। जैसे कुछ बैजेस दिए हुए रहेंगे, जिसमें इस बैच है रेड कलर का, ये जो बैज है वो है ग्रीन कलर का, और ये वाला जो बैज है वो है ब्लू कलर का, और साथ में बोला गया है यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर रिंग है, ठीक है। ये देने का मतलब क्या हुआ, रेड का वैल्यू देखिए आप, रेड का वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, डेसिमल डालिए। ग्रीन क्या है, 5 लिखिए, और ये ब्लू का वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। 2.56 सिल्वर प्लस 10% प्लस माइनस 10%। बस ये वैल्यू आपको निकालना है। ये चारों चीज़ों को देने का मतलब है आपको इस तरह से लिखना है।
ये बस सिग्निफिकेंट डेसिमल मतलब सिग्निफिकेंट प्लेसेस को ही ये चार्ट हम लोग को समझाता है कि इतना रेजिस्टेंस है। तो देखिए मैं एक तो एकदम इजी सा आपको फॉर्मूला बताऊंगी, देखिए आराम से ये वाला याद कर लीजिए। ये मैंने ऐसे लिखा ही आपको याद करने के लिए, बी रॉय ROY BBROY रॉय BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड द गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, बस बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड द गेटवे ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट याद रखिए। बीबी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके डाल दीजिए, यहाँ पे 0 से 1 2 3 4 9 करके डाल दीजिए, ये 10 to the power 0 10 to the power 1 ऐसे करके डाल दीजिए। जो जैसे आएगा उसको उस तरह से लिख करके ये दे दीजिएगा। ये 2.56, ठीक है, बस इतना ही करना है और ये सब प्लस माइनस करके बताया जाता है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, this was the end of current electricity. Next class we are going to start magnetism.